हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एडुटेरिया का अपडेटेड सेट है फ्रेंड्स, जिसमें हम इसके पहले 8 सेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा सेट आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। साथ ही साथ इन सभी का पीडीएफ भी हमने डाल दिया है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका इसमें हम जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का हम फ्रेंड्स जो क्वेश्चन होगा उसे लाइव सेशन में हम सुबह 11 बजे डिस्कस करेंगे। आप लोग लाइव में जुड़ के इसके मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल से आप लोग आंसर फटाफट कमेंट करिए और कितना सही कर पा रहे हैं तो लास्ट में ये भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है कि समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो फर्स्ट का राइट आंसर सी होगा, दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ किया गया था। सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए, लिखा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी की बात करेंगे तो वो था गृहब्रज या राजगृह। ऑप्शन सी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 है। लिखा है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत में जो कृषि पर कर लगता था उसे खराज के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। इसमें उत्पादन का जो है 50% क्या करना होता था? तो टैक्स के रूप में जमा करना होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 को कहा गया मिलान करिए। पहला है प्रांतों के प्रशासक। तो प्रांतों के प्रशासक को सूबेदार कहते थे। उसके बाद बी में प्रांतों के वित्तीय अधिकारी। तो वित्तीय अधिकारी का संबंध दीवान से था। सी में है धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। तो सी का एक होगा सदर। और सेना नायक का संबंध जो है वो फौजदार से होगा। तो इस प्रकार 5 का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, आप सभी का बी ऑप्शन करना राइट होगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है। तो बहमनी राज्य का संस्थापक याद रखेंगे अलाउद्दीन हसन शाह था। और इसकी स्थापना जो इस साम्राज्य की गई थी 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक है। तो याद रखेंगे सेनापति का नाम था हकीम खान। राइट आंसर सी होगा, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। लिखा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। चलिए इसमें देखिए, पहला ऑप्शन लॉर्ड नॉर्थ लिखा है जो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट दिया है। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस चिर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, बिल्कुल सही ये आपका है। सी ऑप्शन में लॉर्ड बेंटिक लिखा है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ये भी सही है। बट चौथा कथन गलत है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय शिक्षा का जो कार्यवृत्त लिखा गया है यहाँ पर ये युग्म सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का जो संबंध होता है इसके लिए डलहौजी होगा। क्या होगा? डलहौजी। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर करना होगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल में। लिखा है गांधी इरविन समझौते में निम्न में से क्या शामिल था? गांधी इरविन समझौता में तो इसमें फ्रेंड्स पहला बिल्कुल शामिल है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा कथन भी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। इसके बाद सी ऑप्शन गलत है
पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, तो तीसरा कथन इसमें गलत है। और चौथा कथन बिल्कुल सही है कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कहा गया निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये बताइए। सही सुमेलित कौन सा है? पहला है स्थानीय स्वशासन का जनक। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो लिखना गलत है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, इसलिए पहला कथन क्या है? गलत है। इसके बाद दूसरा कथन है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग का जनक लॉर्ड रिपन, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा, भारत देश का मुक्तिदाता जो लिखा गया चार्ल्स मेडकॉफ, बिल्कुल सही है। तो केवल तीसरा कथन इसका राइट होगा, तो बी ऑप्शन सही करना होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र देने का काम सर शंकर नायर के द्वारा किया गया था, आंसर सी होगा। इसके बाद अगला सवाल 12 है, लिखा राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो आंसर इसका याद रखना होगा, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा 1867 में किया गया था। चलिए अगला सवाल 13 है, लिखा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ, तो इनका संबंध जो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स से होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में लिखा है यहाँ पर सवाल, जल संभर प्रबंधन संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसके अनुसार धरातलीय और भौम जल संसाधन का प्रबंधन किया जाता है, तो पहला कथन सही लिखा गया है। दूसरा, हरियाली परियोजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जल संभर प्रबंधन के अनुसार किया जाता है, बिल्कुल ये भी कथन सही है फ्रेंड्स। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देखिए, कहा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्न में से किस कारण को प्रमुख माना जाता है? किस कारणों को प्रमुख माना जाता है इसमें? तो सही कारण इसमें पहला है कि भारत का उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित होना। इसके बाद सही कथन दूसरा होगा, वस्त्र उद्योग के लिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता होना। इसके बाद सही कथन फ्रेंड्स तीसरा होगा, लोगों को परंपरागत रूप से इस उद्योग में संलग्न होगा। लेकिन चौथा कथन इसमें सही नहीं होगा कि कपास उत्पादन की प्रतिकूल परिस्थितियां। तो सही आंसर 15 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है शुक्र ग्रह के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 255 दिन होता है, जबकि मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 687 दिन का होता है, इसलिए पहला कथन लिखना गलत है। दूसरा कथन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तीसरा कथन है कि बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, तो फ्रेंड्स तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका पहला और तीसरा कथन गलत लिखा गया है, आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगला सवाल 17 है, लिखा धरातल पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण से संबंधित दिए गए युग्म पर विचार करिए। तो 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है सही सुमेलित कौन है। पहला है विवर्तनिकी भूकंप, भ्रंश तल के किनारे चट्टान का खिसकना। तो फ्रेंड्स पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित लिखा गया है। बाकी के 2 यहाँ पर कथन जो है सही सुमेलित आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर 17 का जो होगा ऑप्शन ए करना होगा, केवल फर्स्ट।
और अगला सवाल 18 है, निम्न में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत लिखा गया है। गलत कथन का चुनाव करेंगे तो सी ऑप्शन में लिखा है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ही कथन गलत लिखा गया है। तो जीवाश्म जो है आग्नेय में नहीं पाया जाता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। लिखा है ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूरब से पश्चिम दिशा में कर्ण से सजाएं। तो सजाने पर कौन सा उत्तर आएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4, यानी कि सबसे पहले आपका जास्कर आएगा, इसके बाद आपका गिलगित आ जाएगा, गिलगित के बाद फ्रेंड्स आपका पीर पंजाल आ जाएगा और उसके बाद बुलर झील आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। लिखा है टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? तो याद रखेंगे ये तटीय भू आकृतियाँ हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल 21 देखिए। लिखा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? तो 10% आरक्षण जो प्रदान करने का काम करता है वो आप सभी का सी ऑप्शन होगा, 103वां, ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 350 का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 350 का संबंध जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल 23 है। लिखा है लोकपाल लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? लोकपाल लोकायुक्त, तो इसके लिए याद रखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति। किसके द्वारा है? तो एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। लिखा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करता है? तो इसमें आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के तहत जो है यहाँ पर जिम्मेदारियाँ का वितरण प्रदान करता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल जो है 25 नंबर है। लिखा है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, ना ही मिजोरम में है, ना ही मेघालय में है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो पहला लोकायुक्त की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था वर्ष 1971 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। लिखा है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय सेवा विस्तार, तो 27 का आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, वर्ष 1953 ईस्वी में। और नेक्स्ट लिखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। और अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो अमर्त्य सेन का संबंध किससे है? याद रखेंगे सक्षमता उपागम से इनका संबंध है, ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल 30 नंबर। लिखा है राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, तो राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, अर्थात आंसर इस सवाल का डी करना होगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल आप सभी का 31 होगा। लिखा है नरसिम्हन समिति 1 और 2 निम्न में से किससे संबंधित है? 31 का, तो इनका संबंध जो था वो बैंकिंग क्षेत्र से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लिखा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की चयन करें। तो गलत कथन इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में लिखा गया है आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग, बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल 34 है।
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्क्रैच इस सवाल का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 7 होती है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको सिटी वर्ष 1968 में। नेक्स्ट सवाल 37, लिखा येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज होता है? तो येलो बुक फ्रेंड्स किसका होता है? याद रखेंगे, फ्रांस का होता है, ये ऑप्शन राइट करना होगा। और नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 39 है, लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोसाद जो लिखा है, मोसाद इजराइल लिखा है, तो बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन में साबाक जो इराक लिखा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि साबाक जो होता है वो ईरान का होता है। किसका होता है? ईरान का। बाकी मुखबरात मिस्र सही है, नाइचो जापान सही है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से। 40 में लिखा है सवाल कि मुखौटा नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य होता है? मुखौटा होता है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर सी करना होगा। ठीक है, 2,91,796 करोड़ रुपया। नेक्स्ट सवाल 42, लिखा है निम्न में से कौन सा पुस्तक विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद की जो पुस्तक है वो है लाइटनिंग किड, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और अगला सवाल 43, लिखा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 16वें संस्करण के विजेता टीम कौन सी है? तो 43 का आंसर याद रखेंगे, भारत है इसका विजेता टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा निपाह वायरस से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो निपाह वायरस के बारे में पहला कथन बिल्कुल सही लिखा है, यह एक जूनोटिक वायरस है। दूसरा कथन भी सही है कि यह पहले जानवर से इंसान में फैलती है, फिर इंसान से इंसान में। तीसरा कथन भी सही है, यह मुख्य रूप से चमगादड़ और सूअर के संपर्क में आने से फैलती है, तो आंसर डी करना होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधन AI निम्न में से कहाँ लॉन्च किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बोधन का जो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, वो IIT मद्रास से किया गया है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट निम्न में से कहाँ बनेगा? तो पहला फ्लोटिंग घाट जो बनेगा वो होगा अयोध्या में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अगला सवाल 47 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसके लिए आंसर डी करना होगा, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का आगामी मिशन शुक्रयान फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो 48 के लिए राइट आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट 49, लिखा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा राज्य इसमें बन गया है गुजरात। कौन सा राज्य बन गया है? गुजरात बन गया है। जबकि पहला स्टेट जो होता है वो उत्तराखंड होता है। पहला स्टेट कौन था? उत्तराखंड था। चलिए अब अगला सवाल 50 नंबर से। 50 में है कि निम्न में से कौन सी योजना बिहार सरकार की है? तो बिहार सरकार की योजना पहला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, दूसरा भी बिहार का है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तीसरा भी है विवाह मंडप योजना, यानी कि आंसर डी करना होगा, इनमें से सभी। 51, लिखा है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है?
कोबाल्ट इनमें से किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता है? तो निःश्वसन में जो फ्रेंड्स डायफ्राम होता है वो गुंबदाकार होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल 53 है, लिखा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छर से। क्या हो जाएगा? पैरासाइट वाले मच्छर से होता है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है पादप जगत के प्रथम प्रभाग थाइलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन देखना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सही से अगर आप पढ़ेंगे, पहला कथन और दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, बट तीसरा कथन इसका गलत है। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर होगा केवल तीसरा कथन लिखना होगा, ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, जहां पर आप सभी को सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ मस्तिष्क के भाग हैं तो दूसरे तरफ कार्य है। तो पहला ए में आपका प्रमस्तिष्क दिया है। प्रमस्तिष्क का काम है स्मृति एवं तर्क का केंद्र। बी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है, तो इसका काम होता है ताप नियामक केंद्र। और सी ऑप्शन में मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखा है, इसका काम है श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर। और डी ऑप्शन में अनुमस्तिष्क का संबंध पेशीय संतुलन से होगा। तो अगर आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे फ्रेंड्स तो डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल 57 है, लिखा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्म झिल्ली किससे बनी होती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 58 नंबर में, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का ऑप्शन ए होगा पादप जगत। नेक्स्ट सवाल 59 है, निम्न में से कौन सा असत्य फल के उदाहरण है? तो असत्य फल इसमें स्ट्रॉबेरी है, याद रखेंगे बी ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फल सब्जी साबुन अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता? तो मानव नहीं पचा सकता फाइबर, इसका ऑप्शन ए करना होगा। अगला सवाल 61 है, लिखा केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्राभिमुखी बल जो जिम्मेदार है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला सवाल है, लिखा एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेगी? तो इसमें झुकेगी बाईं ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो 63 का आंसर सी होगा, आवृत्ति इसमें नहीं बदलता है। नेक्स्ट है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो 64 का आंसर सी होगा, इसे हम मायोपिया कहते हैं। और अगला सवाल देखिए है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई संकेत करती है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर की ओर। ठीक है, ऐसे नॉर्थ और साउथ की ओर ये इंडिकेट करती है, तो ऑप्शन में आपका सिर्फ उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण। अगला सवाल है 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत किसके होगा? 67 का राइट आंसर डी करना होगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के संगत होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है गलत लिखा गया है? गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन आपका बी में है,
सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल 69 आ चुका है। तो 69 में सवाल क्या है, लिखा है निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, तो 69 का आंसर सी करना होगा, आयोडीन में। नेक्स्ट है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। तो 70 का आंसर सी करना होगा, ऑक्सीजन। और अगला सवाल 71 है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होती है, यह नियम किससे संबंधित है। तो यह नियम जो है ये गैलुसाक के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद अगला सवाल 72 है, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित सही नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, सबसे हल्की धातु जो सोडियम लिखा है ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे हल्की धातु लिथियम माना जाता है। कौन सा होता है, लिथियम। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो 73 का आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। राइट आंसर। और अगला सवाल 74 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो हीरा जो होता है किसका अपरूप होता है फ्रेंड्स, तो हीरा होता है कार्बन का। बी ऑप्शन में माणिक्य लिखा है, तो माणिक्य का संबंध जो है वो क्रोमियम से होगा। संगमरमर का संबंध जो है वो कैल्शियम से होगा, और सीमेंट जो होगा एल्यूमिनेट से। तो इसका अगर आप ऑप्शन जब मैच करेंगे 74 का, तो बी ऑप्शन मैच करना होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 75 है, लिखा है सवाल में कि निम्न में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो रक्त के स्राव को अगर रोकना है तो इसके लिए पोटास फिक्ट्रिकरी का इस्तेमाल करना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन एडुटेरिया का अपडेटेड सेट का। 75 में से आप लोगों ने कितना सही किया है फटाफट कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स इसके बाद हम इसका मैथ और रीजनिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग का टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ का 25 सवाल और रीजनिंग का यहाँ पर 50 सवाल। तो ये सेशन आपका लाइव होगा, मैथ्स और रीजनिंग का लाइव सेशन प्रतिदिन सुबह 11 बजे होगा। आप लोग 11 बजे सुबह आप ज़रूर जुड़िएगा इसके लिए। और इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, मैथ्स और रीजनिंग का भी पीडीएफ जब होगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं। फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।